नमस्कार दोस्तों। जनता ने बीजेपी को दिन में तारे दिखा दिए तो मोदी जी ने सूरज ढलने के बाद रात में शपथ लेने का फैसला कर लिया। ढलते सूरज का संकेत ठीक नहीं है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मोदी चाहते तो उजाले में भी शपथ ले सकते थे, लेकिन जनता ने मुंह दिखाने वाला जनादेश ही नहीं दिया, तो अब इसमें महामानव करे भी तो क्या करे। सूर्यास्त के बाद जब भारत के लोग भारत पाकिस्तान मैच में बिजी थे तो मोदी जी ने शपथ ले ली। मुझे कोई ऐसी इमरजेंसी याद नहीं आती कि हमने देखा हो कि रात को किसी इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय और वो भी खासकर प्रधानमंत्री की शपथ ऐसे रात में हो। हाँ, शाम के समय हुई है। पिछली बार भी अगर आप 2014 की बात करें तो दोपहर बाद हुई थी, 19 में दोपहर में हुई थी, तो वो एक बात अलग है। लेकिन रात को करना हो सकता है क्योंकि इनको थोड़ा ज्योतिषों पर, पंडितों पर बहुत ज्यादा विश्वास मोदी जी करते हैं, ये रहा हो। गोदी मीडिया ना होती तो अगले दिन अखबार में पता चलता कि मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। एक अकेला के नाम से मनमानी करने वाली सरकार की नाक में नकेल डालने के लिए देश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी की शपथ हुई नहीं दोस्तों कि पहले ही एनडीए में सिर फुटौल की खबरें आने लगी। जी हाँ, एनसीपी चीफ अजीत पवार ने कहा कि हमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली, लेकिन प्रफुल्ल पटेल खुद भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री पहले रह चुके हैं। हमें खुशी है कि उन्होंने हमें सूचना दी, लेकिन उनके लिए यह पद लेना थोड़ा कठिन है। वहीं एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी कहा कि गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है, मुझे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के लिए सूचना मिली है, लेकिन मैं तो पहले से कैबिनेट मंत्री था, इसीलिए मैंने इस ओहदे को स्वीकार करने से मना कर दिया था। दोस्तों, एनडीए में सिर फुटौल इतना भयंकर है कि अब हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जब विदेश जाएं तो विदेश मंत्री भी मोदी के साथ जहाज में लटक ले। अब हो सकता है कि मोदी जब रक्षा संबंधी समझौते करने के लिए विदेश जाएं तो रक्षा मंत्री भी साथ में चला जाए। खैर दोस्तों, व्यंग अपनी जगह है, व्यंग एक अलग बात है। एक बड़े अच्छे नोट पर मैं प्रज्ञा मिश्रा नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं देती हूं और आशा रखती हूं कि मोदी जी की सरकार जल्दी ना गिरे। बाकी नीतीश कुमार तो आपके साथ है ही, जब तक वो आपके साथ हैं आपकी सरकार पर संकट के बादल तो हमेशा मंडराते ही रहेंगे। मोदी ने ज्यादातर पिछले सरकार वाले मंत्री ही रिपीट किए हैं। करीब 40% मंत्री बीजेपी के बाहर के हैं। जानकार कहते हैं कि मोदी अपने मंत्री इसलिए नहीं बदल पाए क्योंकि जो काम बाकी रह गए, जो कमिटमेंट्स धन्ना सेठों से बाकी रह गए, उनको पुराने मंत्री ही पूरे कर सकते हैं। बाकी कोई बीजेपी के बाहर का कोई मंत्री अगर आ गया तो 100 सवाल उठाएगा, बातें लीक भी हो जाएंगी, वो अलग है। ये तमाम जो मिनिस्ट्रियां हैं, तमाम जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं अडानी अंबानी के, उनको तत्काल खत्म किया जाए। इनका कमिटमेंट वही है, इसीलिए किसी कीमत पे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और किसी कीमत पे जो 4-6 बड़े मंत्रालय हैं उसमें उन पुराने मंत्रियों को रखना चाहते हैं। अगर ये कुछ दिनों के बाद जो है अश्विनी वैष्णव को बदल देंगे, हरदीप पुरी को बदल देंगे, जयशंकर को बदल देंगे, सीतारमण को बदल देंगे, लेकिन पहले 2 महीने जब तक वो सारी चीजें सेटल नहीं हो जाती वो पुराने मंत्री ही तमाम कार्यभार देखेंगे। और अगर कोई नया मंत्री बनता भी है उन विभाग का तो वो पुराना जो मंत्री है वो उसमें डिस्टर्ब करेगा और वो अपनी फाइलों पे काम करेगा। वहां टकराहट होगी क्योंकि नए मंत्री के सामने भी चीजें खुलेंगी, नहीं खुलेंगी तो वो ये पूछेगा चोरी छुपे क्या चल रहा है। एक बात और बताती हूँ दोस्तों, दिल्ली के बीजेपी वाले हार का जिम्मेदार, हार का ठीकरा बाबा पर फोड़ रहे हैं और बाबा ने उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से दिल्ली की मुट्ठी से निकाल कर अपनी मुट्ठी में लेना स्टार्ट कर दिया है। बाबा ने मीटिंग बुलाई, लेकिन इस मीटिंग में दोनों शाह के करीबी डिप्टी सीएम गायब रहे। अब पता चला कि दोनों डिप्टी सीएम बड़े साहब की सेवा में दिल्ली गए हुए हैं। वो शपथ ग्रहण करा करके ही लौटेंगे। अब शपथ ग्रहण है भैया, कोई बेटी की शादी तो है नहीं कि हलवाई, टेंट, जनरेटर वगैरह का इंतजाम करा रहे हैं। ना तो उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम रिश्ते में कोई फूफा लगते हैं। फिर अपने बॉस बाबा को छोड़कर दिल्ली में आखिर क्यों है? बहुत लोग तो ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि गुरु कुछ तो खिचड़ी पक रही है। केशव प्रसाद मौर्य खुद चुनाव हार गए थे और इस बार जो उनके क्षेत्र की सीटें हैं वो भी हार गए हैं, तो बाबा उनसे भी जवाब तलब करेंगे। अगर बाबा को दिल्ली से डांट पड़ रही है तो बाबा उनको डांटेंगे। तो एक तो उस डांट से बचाने के लिए उनको जो है
छत्र छाया वहां दिल्ली में दी गई है कि डांट से बचा जाए। दूसरे वाले जो हैं उनका भी कोई बहुत बढ़िया आचरण या बहुत बढ़िया रिजल्ट उत्तर प्रदेश में नहीं रहा, और वो दोनों की रिपोर्टिंग जो है बाबा को कभी रही नहीं है। उनकी रिपोर्टिंग दिल्ली में है और वो थोपे हुए उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो सवाल जवाब होना जरूरी है और कहीं मीटिंग में हो हल्ला ना हो जाए। और होगा, अगर वो मीटिंग में होंगे तो होगा, इसलिए वो बचने के लिए उन्होंने दिल्ली का शेल्टर लिया है। मोदी ने शपथ ले ली, मंत्रियों ने शपथ ले ली, लेकिन किसको क्या विभाग मिलेगा इसका प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल है। लेकिन फाइनेंशियल बीजेपी और मोदी की ये हालत उनके अहंकार के कारण हुई है। अहंकार के कारण ही ज्यादातर धार्मिक स्थलों की सीटें ये हारे हैं। चलिए बिल्कुल असली मुद्दे पर आ जाती हूँ। बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि मोदी अयोध्या क्यों हारे, तो उसका सबसे सॉलिड जवाब यह है कि ये अयोध्या उसी दिन हार गए जब प्रज्ञा मिश्रा की रिपोर्ट्स को अनदेखा करने लग गए थे। इनको लगता था कि उत्तर प्रदेश की इकलौती महिला रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा लोगों को पैसे देकर मोदी जी के खिलाफ बुलवाती है। यहीं पर ये लोग गच्चा खा गए। जब राम मंदिर बन रहा था ना दोस्तों, तब मैं अयोध्या गई हुई थी। करीब 17 रिपोर्ट्स फाइल की मैंने बताया था कि लोग बहुत दुखी हैं, भाजपा से भयंकर नाराजगी है, लेकिन मोदी जी, शाह जी और बाकी के जीजीओ ने मुझे शिकायत करने वाली पत्रकार समझकर खारिज कर दिया। आपकी कुछ गड़बड़ है। आपकी कुछ गड़बड़ बा? गड़बड़ का है बा? अयोध्या के ये जो तोड़ फाड़ हो रहा है, तोड़ चल रहा है, क्या बोल रहे? विस्तारकरण जो हो रहा है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ के लोग कुछ नाराज हैं। नाराजगी? भगवान की मंदिर बन रही है, हम लोग को खुशी है, लेकिन हम लोग को तो रोजी रोटी दीजिए। हम लोग व्यापारी लोग सब बेरोजगार हो जाएंगे, एकदम सड़क पे आ जाएंगे। दुकानदार सब नाराज हैं। वोट कैसे देंगे भाई, जब रोजी रोटी नहीं मिलेगी गरीब को तो वोट कैसे देंगे? चल, अयोध्या वासियों के चेहरे पर मुस्कान रहती है, दिल में नाराजगी रहती है। नहीं, नाराजगी तो है ही। नाराजगी है। लखनऊ की अघोषित जेल इको गार्डन पर जब लोग धरना देते थे तो मैं उनके बीच जाती थी। बेरोजगार लोग रोते थे, बिलखते थे। अयोध्या में उत्सव चल रहा था, बड़े बड़े धन्ना सेठों को न्योता भेजा जा रहा था। गुजरात, बंबई के बड़े बड़े धन्ना सेठों को अयोध्या में जमीन खरीदवाई जा रही थी। यूपी के बेरोजगार रो रहे थे, अयोध्या को कोस रहे थे, और मोदी राम भजन ट्वीट कर रहे थे। ये हाल था कि रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा था। मेरा नाम अर्चना शर्मा है मैम। मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या से हैं जी। आप आंसू बहा रही हैं। अनुज पास आइए और इनके आंसू दिखाइए। आप यहाँ पर बैठकर आंसू बहा रही हैं। अरे आपको तो जा करके वहाँ मंदिर बन रहा है, वहाँ मंदिर बन रहा है, तो जाइए उद्घाटन में जाइए मंदिर के। मैम, अयोध्या की बात होती है, लेकिन अयोध्या की जनता की बात नहीं होती है। अब हमारे अंदर क्षमता नहीं रह गई है। अब इस सरकार को एक अहंकार ये हो गया है कि हमें अब कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि यही अहंकार कुछ दिन पहले रावण, कौरव और कंसुक भी हो गया था कि अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस, क्योंकि आज तक हमने हमेशा बीजेपी को वोट दिया है। उसका ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जाहिल और अनपढ़ हैं। जिस दिन हम लोग अपनी औकात पे आ गए ना, इनको अर्श से फर्श पे पटक देंगे। तो हम आज इसी मंच से ऐलान करते हैं कि हम 2024 के इलेक्शन में इनके लिए ताबूत न खड़ी कर दें तो हमें बताएंगे। ये चुनाव से ठीक पहले अकबर नगर गिराया जाने लगा। सरकार घर तोड़कर राम मंदिर का गाना गा रही थी। आम आदमी का अपना घर टूट जाएगा दोस्तों, तो वो कैसे राम मंदिर का उत्सव मनाएगा? अयोध्या से 100-200 किलोमीटर दूर लखनऊ में भी लोग सरकार को कोस रहे थे, बद्दुआएं दे रहे थे, और मैं उनके बीच में थी। लोगों के घर ना टूटे इसका प्रयास कर रही थी, पुलिस से लड़ रही थी, लेकिन सरकार ने हल्के में ले लिया। 55-60 साल हो गए हम लोग, और बिटिया ये जब से सरकार आई है तब से ये नाश कर रही है। हम लोग कितने मेरे पति हमें उम्र देके अपने साथ हुआ है। उनके कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग कम से कम 40 साल से रह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हमने इसी दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था कि हमारे बच्चों के की जो है छत वो छीन ले। क्या बोल रहे हैं आप लोगों से? क्यों हटा रहे हैं आप लोगों को? कह रहे रिवर फ्रंट बनाएंगे। तो एक रिवर फ्रंट बनाने के लिए आप लोग को बेघर किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद कोई घर दिया जा रहा है? कुछ नहीं, मुआवजा
कुछ भी नहीं पूछो मुझसे, कुछ नहीं पूछो। टूट रहा घर। क्या बोल रहे हो? घर टूट रहा है। घर गिरा रहे हैं। अब कह रहे हैं सामान निकालो, हम लोग सामान कहाँ लेके जाएं, कहाँ लेके सामान चले जाएं, बताएं। पहले शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दिमाग काम नहीं करा रहे बापों, भाइयों, कुछ तो समझो। चलिए बहुत देर हो। अरे मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप ये क्या कर रही हैं? आप मुझे धक्का क्यों दे रही हैं भाई? देख, उनको गरीब और गरीबी से दोनों से नफरत है। हम तो यही कह रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा नफरत गरीब से है। दोस्तों, अयोध्या ऐसे ही नहीं हारे हैं। अयोध्या को बीजेपी के अहंकार ने हराया है। ये बात ठीक है कि सरकार किसी की भी हो जाए, जब एक बार बन जाती है तो अहंकारी हो ही जाती है। जो सांसद कल तक गली गली वोट मांगते थे, आज वोटर फोन करेगा तो वो फोन नहीं उठाएगा। ये भारत के नेताओं का चरित्र ही है। लेकिन बीजेपी अहंकार से ना बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अघोषित तानाशाही चल रही थी, जहां किसी की कोई सुनवाई नहीं थी। मोदी के मुंह से जो निकल रहा था वो चल रहा था, वो जो मन में आ रहा था बोल रहे थे। कोई खाई कंदक खुआ कुछ था ही नहीं। संसद से विपक्षी सांसदों को निकालकर बाहर फेंक दे रहे थे। मणिपुर जल रहा था और प्रधानमंत्री जी फूफा की तरह नाक फुलाकर बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मणिपुर तो श्रीलंका का हिस्सा हो गया। सिर्फ राम 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 ही हो रहा था। बीजेपी अब बता रही थी कि हम राम को लाए हैं। लोगों ने कहा कि तुम राम को कहां लाए हो? कोर्ट ने मंदिर बनवाया है। अयोध्या में बीजेपी को उनका ही झूठ, उनका ही प्रपंच, उनका ही झूठा प्रोपेगेंडा ले डूबा। दोस्तों, अब मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। मोदी अगर अयोध्या में क्रेडिट लूटने की होड़ न मचाते, योगी आदित्यनाथ को ही हैंडल करने देते, तो शायद इतनी बुरी हार ना होती। मोदी के अहंकार और शाह की चाणक्यगिरी ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। बाकी लोग तो नाराज थे ही। सपा की सीटें बढ़ना बीजेपी के